प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं। सिंहपुर निवासी अनीता द्विवेदी सुबह को कुछ महिलाओं के साथ गंगा बैराज रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकली। महिलाओं के साथ वॉक करते हुए जब वो हरी चौराहे पर पहुंची तो उन्होंने रोड किनारे की झाड़ियों में एक युवती का शव पड़ा देखा। वही ठिठक कर उन्होंने साथी महिलाओं को भी बुला लिया। थोड़ी ही देर में शव देखने वालों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच अनीता द्विवेदी ने मोबाइल फोन से इसकी सूचना थाना बिठूर पुलिस को दे दी। ये बात 8 मार्च 2018 की थी। सूचना पाते ही बिठूर थाना प्रभारी तुलसी राम पांडे पुलिस टीम के साथ सिंहपुर स्थित हरी चौराहा पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। भीड़ को हटाकर वह उस जगह पहुंचे जहां युवती की लाश पड़ी थी। लाश किसी नवविवाहिता की थी। उसके दोनों हाथों में मेहंदी रची थी और कलाइयों में सुहाग चूड़ियां थी। उसकी उम्र 25 वर्ष के आसपास थी और वह गुलाबी रंग का सूट पहने थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि युवती की हत्या कहीं और की गई थी, जिसके बाद शव को गंगा बैराज रोड किनारे फेंक दिया गया था। चूंकि मामला एक नवविवाहिता की हत्या का था, इसलिए इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने कत्ल की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाते ही एसपी पश्चिम गौरव ग्रोवर, एसपी पूर्व अनुराग आर्या तथा सीओ भगवान सिंह भी वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद मौके पर आई फोरेंसिक टीम ने जांच की। युवती के गले पर कपड़े से कसे जाने के साथ साथ उंगलियों के निशान भी थे, जिससे टीम ने संभावना जताई कि युवती की हत्या गला घोंट कर की गई थी। युवती के सिर में दाईं ओर चोट का निशान तथा शरीर पर आधा दर्जन खरोंच के निशान थे। टीम ने फिंगरप्रिंट लिए तथा अन्य साक्ष्य भी जुटाए। काफी कोशिश के बाद भी युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस शिनाख्त के लिए लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी बीच भीड़ में से एक युवक आगे आया और शव को झुककर गौर से देखने लगा। इत्मीनान हो जाने के बाद वह एसपी अनुराग आर्या से बोला, साहब यह लाश पूनम की है। कौन पूनम, पूरी बात बताओ। साहब मेरा नाम श्याम मिश्रा है। मैं बैकुंठपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में शिवशंकर मौर्य रहते हैं। पूनम उन्हीं की बेटी थी। श्याम मिश्रा की बात सुनकर एसपी अनुराग आर्या ने तत्काल पुलिस भेजकर शिवशंकर व उनके घर वालों को बुला लिया। शिवशंकर व उसकी पत्नी शिवकांति ने जब बेटी का शव देखा तो वो बिलख पड़े। प्रियंका भी बड़ी बहन पूनम का शव देखकर रोने लगी। पुलिस अधिकारियों ने उन सभी को धैर्य बंधाया और आश्वासन दिया कि पूनम के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद एसपी पश्चिम गौरव ग्रोवर ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूनम के शव का पंचनामा भरवा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से 2 सिपाहियों और 1 दरोगा की ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर लगा दी। इसके बाद इंस्पेक्टर तुलसी राम पांडे ने शिवशंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही जमीन जायदाद का झगड़ा है। उसे नहीं मालूम कि पूनम की हत्या किसने और क्यों कर दी। चूंकि शिवशंकर ने किसी पर शक नहीं जताया था, इसलिए तुलसीराम पांडे ने शिवशंकर को वादी बनाकर धारा 302 आईपीसी के तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी पश्चिम गौरव ग्रोवर ने सीओ भगवान सिंह के निर्देशन में पूनम की हत्या का राज खोलने के लिए एक सशक्त पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में बिठूर इंस्पेक्टर तुलसी राम पांडे, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, संजय मौर्य, राजेश सिंह, सिपाही रघुराज सिंह, देवीशरण सिंह तथा मोहम्मद खालिद को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने अपनी जांच मृतका के पिता शिवशंकर मौर्य से शुरू की। पुलिस ने मृतका के पिता का विधिवत बयान दर्ज किया। अपने बयान में शिवशंकर ने बताया कि उसने पूनम की शादी 17 फरवरी 2018 को सामूहिक विवाह समारोह में उन्नाव जिले के गांव परागी खेड़ा निवासी अंकुश मौर्य के साथ की थी। 20 फरवरी को वो पूनम की चौथी ले आया था। तब से वह मायके में ही थी। 7 मार्च को पूनम दोपहर बाद दवा लेने आस्था नर्सिंग होम सिंहपुर गई थी।
जाते समय वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गई थी। अलबत्ता उसके पास दूसरा मोबाइल था। शाम 6 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो चिंता हुई। उसका मोबाइल भी बंद था। शादी के पहले पूनम आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी, इसलिए हमने सोचा कि शायद वो वहीं रुक गई होगी, सुबह तक आ जाएगी। लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर मिली। पूनम घर से जाते वक्त पूरे जेवर पहने हुए थी, जो गायब थे। शिवशंकर के बयान से पुलिस टीम को शक हुआ कि कहीं पूनम के पति अंकुश ने जेवर हड़प कर उसकी हत्या तो नहीं कर दी। पुलिस टीम ने घर में रखा पूनम का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और परागी खेड़ा निवासी पूनम के पति अंकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अंकुश ने पुलिस को बताया कि पूनम की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। वो तो पूनम से बहुत प्यार करता था। वो उसे लेने जाने ही वाला था कि उसकी मौत की खबर मिल गई। अंकुश ने पुलिस टीम को एक चौंकाने वाली जानकारी भी दी। उसने बताया कि पूनम जब ससुराल में थी तब उसके मोबाइल पर अक्सर गोलू नाम के किसी युवक का फोन आता था। देर रात भी वो उससे बातें किया करती थी। पूछने पर पूनम ने बताया था कि गोलू उसका मौसेरा भाई है। पुलिस टीम ने गोलू के संबंध में शिवशंकर से पूछताछ की तो ये बात गलत निकली कि गोलू पूनम का मौसेरा भाई है। पुलिस टीम ने पूनम के मोबाइल के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो मोबाइल चोरी का है, लेकिन सिम कार्ड नीरज के नाम का है, जो नया पुरवा हिंगूपुर का रहने वाला है। पुलिस ने रात में छापा मारकर नीरज उर्फ गोलू को हिरासत में ले लिया। थाना बिठूर लाकर जब नीरज उर्फ गोलू से पूनम की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने साफ साफ कहा कि पूनम की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब उससे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की गई तो वह जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नीरज ने बताया कि पूनम ने उसके साथ बेवफाई की थी, इसीलिए उसने उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस टीम ने नीरज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल दुपट्टा, पूनम का मोबाइल, माय लॉकेट के मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, टॉप्स, पायल, बिछिया वगैरह बरामद कर लिए। चूंकि नीरज उर्फ गोलू ने पूनम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः पुलिस ने नीरज को हत्या के जुर्म में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। नीरज के बयानों के आधार पर प्रेमिका की बेवफाई की जो कहानी प्रकाश में आई वो इस तरह थी। कानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है ऐतिहासिक कस्बा बिठूर। इस कस्बे से 2 किलोमीटर दूर एक गांव बैकुंठपुर है। मिलीजुली आबादी वाले इस गांव में शिवशंकर मौर्य अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शिवकांति के अलावा 2 बेटियां पूनम, प्रियंका तथा एक बेटा अमन था। शिवशंकर लोडर चालक था। मिलने वाले वेतन से ही वो अपने परिवार के भरण पोषण करता था। भाई बहनों में पूनम सबसे बड़ी थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर जैसे जैसे जवानी चढ़ी वो उसके बदन को सजाती गई। पूनम की खूबसूरती और निखरती गई। यवन के फूल खिलते हैं तो उनकी मादक महक फिजा में फैलती ही है। ऐसे में भंवरों का फूलों के इर्द गिर्द मंडराना स्वाभाविक है। मनचले भंवरे पूनम के इर्द गिर्द मंडराते तो उसे अच्छा लगता। पूनम जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता के विरोध की वजह से आगे न पढ़ सकी और मां के घरेलू कामों में हाथ बंटाने लगी। हालांकि पूनम को चौका चूल्हा पसंद न था, लेकिन मां के दबाव में उसे सब करना पड़ता था। एक रोज पूनम की मुलाकात सरिता से हुई। सरिता उसकी दूर की रिश्तेदार थी और किसी काम से उसके घर आई थी। सरिता सिंहपुर स्थित आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी। बातचीत के दौरान पूनम ने सरिता से नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो सरिता उसे नौकरी दिलाने के लिए राजी हो गई, लेकिन मां ने पूनम को नौकरी करने के लिए साफ मना कर दिया। कुछ माह तक पूनम अपनी मां शिवकांति को नौकरी के लिए मनाती रही, लेकिन जब वो नहीं मानी तो पूनम ने अपना निर्णय सुना दिया। मां, तुम राजी हो या ना हो, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं नौकरी करूंगी। पूनम के निर्णय के आगे शिवकांति को झुकना पड़ा। इसके बाद पूनम आस्था नर्सिंग होम में काम करने लगी। पूनम के गांव से सिंहपुर ज्यादा दूर नहीं था। वहां आने जाने के साधन भी थे।
अतः उसे नर्सिंग होम आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कभी कभी अस्पताल में ज्यादा महिला मरीज होती या प्रसव कराने का मामला होता तो पूनम को रात में भी रुकना पड़ता था। रुकने की खबर वह मोबाइल से घर वालों को दे देती थी। पूनम को नौकरी करते हुए 2 महीने बीत गए तो उसने कुछ पैसा बचाने की सोची। इसके लिए बैंक खाता जरूरी था, इसलिए वह बैंक में खाता खुलवाने का प्रयास करने लगी। पूनम जिस आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी उसके ठीक सामने रोड के उस पार भारतीय स्टेट बैंक की सिंहपुर शाखा थी। एक रोज वह बैंक पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात एक हृष्ट-पुष्ट युवक नीरज उर्फ गोलू से हुई। पहली ही नजर में खूबसूरत पूनम नीरज के दिल में रच बस गई। नीरज उर्फ गोलू बिठूर थाने के नया पुरवा हिंगूपुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता केशव मौर्य मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे। 3 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़ा था। साधारण पढ़ा लिखा नीरज पेशे से मैकेनिक था। बैंक में मनोज नाम के व्यक्ति का जनरेटर लगा था। इस जनरेटर का ऑपरेटर नीरज था। बिजली चली जाने पर वह जनरेटर चालू करता था। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उसकी ड्यूटी बैंक में रहती थी। पूनम और नीरज पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। पूनम ने जब नीरज से खाता खुलवाने की बात कही तो उसने भारतीय स्टेट बैंक की सिंहपुर शाखा में पूनम का खाता खुलवा दिया। खाता खुला तो पूनम का बैंक में आना जाना शुरू हो गया। नीरज जब भी पूनम को देखता मदहोश सा हो जाता था। वो उससे एकांत में मिलने का मौका तलाश करने लगा। पूनम जब बैंक आती तो वो नजरें चुराकर पूनम को निहारता रहता था। पूनम नीरज की नजरों की भाषा खूब समझती थी। एक दिन जब पूनम आई तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे बैंक के जीने के नीचे ले गया। वहां एकांत था। वहां नीरज ने पूनम का हाथ पकड़कर कहा, पूनम मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। पूनम खामोश रही तो उसने अपनी बात दोहराते हुए फिर कहा, पूनम अगर तुमने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एक पल भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। कैसी बात करते हो नीरज, इस तरह किसी लड़की का हाथ पकड़ना कहां की सभ्यता है। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम प्यार करते हो तो ये ठीक है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पूनम की मुस्कुराहट से नीरज की हिम्मत बढ़ गई। उसने पूनम को अपने आगोश में भर लिया। पूनम उसके सीने से चिपटकर बोली, नीरज मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और काफी दिनों से तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। मैं चाहती थी कि शुरुआत तुम करो। बताओ, मुझे जीवन के किसी मोड़ पर धोखा तो नहीं दोगे? तुम मेरे मन में बस गई हो पूनम, भला मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? तुम तो मेरी जिंदगी हो। नीरज की ये विश्वास भरी बातें सुनकर पूनम समर्पण की भावना के साथ उससे लिपट गई। धीरे धीरे दोनों का प्यार अमरबेल की तरह बढ़ने लगा। पूनम के दिल में नीरज गहराई तक उतरता चला गया। बैंक के जीने के नीचे का एकांत स्थल उनके मिलने की पसंदीदा जगह बन गया। इस सब के चलते एक दिन दोनों के बीच मर्यादा की सारी दीवारें भी ढह गई। उस रोज जैसे ही पूनम अस्पताल की ओर बढ़ी, नीरज बीच रास्ते में उसका हाथ पकड़कर बोला, शाम 6 बजे बैंक आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पूनम को लगा जैसे उसका दिल उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। अस्पताल में उसका पूरा दिन बेचैनी से गुजरा। वो सोचती रही कि नीरज ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। वो खुद भी नीरज से मिलना चाहती थी। ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा, पूनम की बेचैनी बढ़ने लगी। मिलने का तयशुदा वक्त आया तो पूनम तेज कदमों से बैंक की ओर बढ़ गई। बैंक के करीब पहुंचते ही नीरज उसे दिख गया। वह बैंक के जीने की सीढ़ियों पर बैठा था। तब तक बैंक बंद हो गई थी और सन्नाटा पसरा था। नीरज पूनम का हाथ पकड़कर जीने की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंचा। वहां घुप अंधेरा था। नीरज ने बिना कुछ कहे सुने उसे बाहों में भर लिया और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगा। दोनों ही खुद पर काबू न रख सके और अपनी हसरतें पूरी कर ली। कुछ देर बाद जब नीरज ने पूनम को खुद से अलग किया तो उसने महसूस किया कि वो अपना बहुत कुछ खो बैठी है। वो फफक फक कर रोने लगी तो नीरज ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पूनम मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा वादा है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। रोने की जरूरत नहीं है,
जो मेरी अमानत थी वो मैंने ले ली। वादा करो फिर मिलोगी। पूनम ने नीरज को गहरी नजरों से देखा और उससे फिर मिलने का वादा करके अपने घर चली गई। इसके बाद पूनम अक्सर शाम को नीरज से उसी जगह एकांत में मिलती। नीरज से मिलने के चक्कर में पूनम को घर आने में देर हो जाती थी। मां पूछती तो पूनम बहाना बना देती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शिवकांति की समझ में आने लगा था। शिवकांति ने अपने पिता शिवशंकर से कहा, जल्दी से पूनम के हाथ पीले कर दो, वरना हाथ मलते रह जाओगे। लड़की के पर निकल आए हैं। पत्नी की बात शिवशंकर को सही लगी। वह पूनम के ब्याह के लिए दौड़ धूप करने लगा। पूनम को विवाह की जानकारी हुई तो वह घबरा गई। उसने अपने विवाह की जानकारी नीरज को देकर कहा, गोलू जल्दी से कोई उपाय खोजो, वरना मैं किसी और की दुल्हन बनकर चली जाऊंगी और तुम ताकते रह जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा पूनम। तुम्हें अपना बनाने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? पूनम ने पूछा। यही कि तुम मेरे साथ भाग चलो। कहीं जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, मुझे सोचने समझने का मौका दो। फिर एक दिन नीरज की मीठी मीठी बातों में आकर पूनम घर परिवार से नाता तोड़कर सपनों की सजीली दुनिया में जीने के लिए उसके साथ उड़ गई। वो बैंक से पैसा निकालकर भी अपने साथ ले गई। इधर देर रात तक जब पूनम घर नहीं पहुंची तो मां शिवकांति को चिंता हुई। मां ने उसे तलाश भी किया, लेकिन पूनम का कोई पता न चला। शिवशंकर घर आए तो शिवकांति ने उन्हें बताया कि पूनम अभी तक अस्पताल से नहीं आई है। शिवशंकर ने आस्था नर्सिंग होम की ऑपरेटर से बात की। उसने बताया कि पूनम आज ड्यूटी पर नहीं आई थी। यह जानकारी पाकर शिवशंकर भौचक्के रह गए। उन्होंने अपने स्तर पर पूनम को सभी जगह तलाश किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। जवान बेटी के भाग जाने से शिवशंकर की बिरादरी व रिश्तेदारों में थू थू होने लगी थी। इसलिए वो पूनम की खोज में जी जान से जुटे थे। 2 दिन बाद शिवशंकर को आस्था नर्सिंग होम की एक महिला कर्मचारी से पता चला कि पूनम की दोस्ती बैग के जनरेटर ऑपरेशन नीरज से थी। पूनम शायद उसी के साथ गई होगी। यह अहम जानकारी मिली तो शिवशंकर ने नीरज के संबंध में जानकारी जुटाई। पता चला कि नीरज भी गायब है। शिवशंकर नीरज के गांव नया पुरवा, हिंगूपुर गए तो उसके घर वालों ने बताया कि नीरज एक सप्ताह के लिए कहीं बाहर घूमने गया है। इससे शिवशंकर को पक्का यकीन हो गया था कि नीरज ही पूनम को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस पर शिवशंकर ने थाना बिठूर में नीरज के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। पुलिस पूनम को बरामद कर पाती उसके पहले ही पूनम अपने ननिहाल आजाद नगर, कानपुर पहुंच गई। उसने अपने नाना बाबूलाल को बताया कि उसने अपने प्रेमी नीरज से मंदिर में शादी कर ली है। बाबूलाल ने इसकी जानकारी शिवशंकर को दी तो वो पूनम को समझाकर घर ले आए। इसके बाद घर वालों के दबाव और पुलिस हस्तक्षेप से नीरज और पूनम अलग अलग रहने को राजी हो गए। दरअसल पुलिस ने जब नीरज को जेल भेजने की धमकी दी तो वो घबरा गया और पुलिस की बात मान ली। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए नीरज और पूनम का मिलना जुलना बंद हो गया, लेकिन बाद में दोनों चोरी छिपे फिर मिलने लगे। इसी बीच नीरज ने वक्त बेवक्त बात करने के लिए पूनम को एक मोबाइल फोन दे दिया। फोन में सिम उसी के नाम का था। पूनम को मोबाइल मिला तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पूनम को जब भी मौका मिलता वो नीरज से लंबी बातें करती और प्यार की दुहाई देती। शिवशंकर ने पूनम की अस्पताल वाली नौकरी अब छुड़वा दी थी, इसलिए पूनम घर पर ही रहती थी। शिवकांति भी बेटी पर कड़ी नजर रखने लगी थी। इसी बीच शिवशंकर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी मिली तो उसने अपनी बेटी पूनम का रजिस्ट्रेशन करा दिया। इस योजना के तहत वरवधू को 20,000 रुपए का चेक, घर गृहस्थी का सामान तथा वधू को आभूषण व वस्त्र दिए जाने का प्रावधान था। वरवधू का परिचय सम्मेलन हुआ तो शिवशंकर भी अपनी पत्नी शिवकांति व बेटी पूनम को साथ लेकर पहुंचा। शिवशंकर ने उन्नाव जिले के परागी खेड़ा गांव निवासी राजवीर मौर्य के पुत्र अंकुश मौर्य को अपनी बेटी पूनम के लिए पसंद कर लिया।
पूनम और अंकुश ने भी एक दूसरे को देखकर हामी भर दी। 17 फरवरी 2018 को सामूहिक विवाह में पूनम की शादी अंकुश से हो गई। शादी के बाद पूनम अंकुश की दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। चूंकि पूनम सुंदर थी, उसे जिसने भी देखा उसी ने उसके रूप सौंदर्य की तारीफ की। अंकुश स्वयं भी सुंदर पत्नी पाकर खुश था। सजीला पति पाकर पूनम भी खुश थी। फिर भी उसे अपने प्रेमी नीरज की रह रहकर याद आ रही थी। सुहागरात को भी वह नीरज को भुला नहीं पाई थी। ससुराल में पूनम मात्र 3 दिन ही रही। इस बीच नीरज फोन करके उससे बातें करता रहा। अंकुश ने बार बार फोन आने पर पूनम को टोका तो वह बोली, गोलू का फोन आता है। गोलू मेरी मौसी का लड़का है। अंकुश ने सहज ही पूनम की बात पर यकीन कर लिया। 20 फरवरी को शिवशंकर अपनी बेटी पूनम को ससुराल से लिवा लाया। दरअसल परंपरा के हिसाब से नवविवाहिता ससुराल में पहली होली जलती नहीं देख सकती थी। इसी परंपरा की वजह से शिवशंकर होली से 8 दिन पहले ही पूनम को ले आया था। मायके आते ही पूनम स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगी। उस पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी। पूनम के पास मोबाइल फोन पहले से ही था। पहले जब वह अपने पूर्व प्रेमी नीरज से बात करती थी तो उसी के दिए गए मोबाइल से फोन करती थी। वो नीरज से दिन में कई बार बात करती थी। बातचीत के दौरान वो खूब खिलखिलाकर हंसती थी और नीरज को शादी करने की सलाह देती थी। चूंकि पूनम ने नीरज के साथ बेवफाई की थी, सो उसे पूनम की खिलखिलाहट और सलाह नागवार लगती थी। वो नफरत से भर उठता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी नफरत भी बढ़ती गई। आखिर उसने पूनम को सबक सिखाने की ठान ली। 7 मार्च 2018 की दोपहर नीरज ने पूनम से मीठी मीठी बातें की और शाम को मिलने के लिए बैंक बुलाया। दोपहर बाद पूनम ने साज श्रृंगार किया। फिर मां को बताया कि उसके पेट में दर्द है। वह दवा लेने आस्था नर्सिंग होम सिंहपुर जा रही है। शिवकांति ने उसे जल्दी घर लौट आने की नसीहत देकर दवा लाने की इजाजत दे दी। पूनम शाम 4:30 बजे सिंहपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पहुंची। नीरज वहां जनरेटर के पास कुर्सी डाले बैठा था। पूनम के आते ही उसने कुटिल मुस्कान बिखेरी। फिर पूनम को बैंक के बगल से जाने वाले जीने की सीढ़ियों पर ले गया। वहां बैठकर दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान नीरज ने पूनम से छेड़छाड़ शुरू की तो उसने विरोध करते हुए कहा कि अब वो किसी और की अमानत है। लेकिन नीरज नहीं माना और उसने शारीरिक भूख शांत कर ली। शारीरिक संबंध बनाने के बाद नीरज ने पूनम पर बेवफाई का आरोप लगाया तो पूनम झगड़ने लगी। फलस्वरूप दोनों में हाथापाई होने लगी। गुस्से में नीरज ने पूनम का सिर जोर से दीवार पर टकरा दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख वो बुदबुदाया, बेवफा औरत, तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आज मैं तुझे बेवफाई की सजा देकर रहूंगा। कहते हुए नीरज ने पूनम के गले में उसी का दुपट्टा कस दिया और फिर गला घोंट दिया। पूनम को मौत के घाट उतारने के बाद नीरज ने उसके शरीर से सारे आभूषण उतारे और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। इसके बाद वो लाश को सीढ़ियों पर ही छोड़कर चला गया। लगभग 3 घंटे तक लाश सीढ़ियों पर ही पड़ी रही। रात लगभग 9:30 बजे नीरज पुनः बैंक आया। सन्नाटा देखकर उसने पूनम का शव कंधे पर लादकर सीढ़ियों से उतारा और उसे बाइक पर रखकर गंगा बैराज रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। इधर जब देर रात तक पूनम दवा लेकर घर नहीं लौटी तो शिवशंकर व उसकी पत्नी शिवकांति को चिंता हुई। रात भर दोनों परेशान रहे। दूसरे रोज शिवशंकर पूनम को पता लगाने आस्था नर्सिंग होम जा ही रहा था कि पुलिस जीप उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जीप में बैठे पुलिसकर्मी शिवशंकर व उसकी पत्नी शिवकांति को गंगा बैराज स्थित हरी चौराहा ले गए, जहां उनको पूनम की लाश मिली। शिवशंकर ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो नीरज उर्फ गोलू संदेह के घेरे में आ गया। उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या का जुर्म कबूल कर मृतका पूनम के आभूषण व मोबाइल बरामद करा दिए। 12 मार्च 2018 को थाना बिठूर पुलिस ने अभियुक्त नीरज उर्फ गोलू को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।